नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगभग 40 से 50 साल पहले की बात है, जब बाल विवाह का काफी जोर था। लालपुर गांव के श्यामा प्रसाद एक बड़े जमींदार थे। आसपास के इलाकों में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी, इसलिए उनका मान सम्मान होता था। उनके 2 बेटे थे, राम और श्याम। उनकी पत्नी का नाम सुनैना था और उनके पिता का नाम जमुना प्रसाद था। उनकी माता का नाम यशोदा था। बड़े घर के बेटे कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए श्यामा प्रसाद ने अपने बच्चों को गांव से लगभग 2 कोस दूर एक स्कूल में पढ़ने भेजा। उनके पिता के पास एक घोड़ी थी जिससे बच्चों को स्कूल छोड़ा जाता था। राम 10 साल का था और श्याम 6 साल का। लालपुर से थोड़ी दूरी पर हरपुर नाम का गांव था, जिसके बीच में एक नदी बहती थी और वहां नाव चलती थी। उसी गांव में सुखीराम रहते थे, जो एक किसान थे। उनके पास पुश्तैनी 10 बीघा जमीन थी, पर उपज कम होती थी। कुछ खेत नदी के किनारे थे, जहां की फसल अक्सर बाढ़ में बह जाती थी। सुखीराम के 4 बेटियां और एक बेटा था। उनकी बड़ी बेटी का नाम दुर्गा था, दूसरी का केतकी, तीसरी का सुनिधि और चौथी का मानसी। सुखीराम अपनी बेटियों को पढ़ाते थे। दुर्गा और केतकी को साइकिल पर बैठाकर स्कूल भेजते थे, जबकि सुनिधि और मानसी घर पर रहती थी। सुखीराम की पत्नी का नाम गिरजा देवी था और उनके पिता का नाम मंगतराम था। उनकी माँ का नाम रोहिणी देवी था। दुर्गा 10 साल की थी, केतकी 8 साल की, सुनिधि 6 साल की और मानसी 4 साल की थी। उस समय के अनुसार दुर्गा शादी योग्य हो चुकी थी। सुखीराम अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का देखने आसपास के गांवों में जाते, लेकिन जहां भी जाते दहेज की बड़ी मांग रखी जाती। दुर्गा की शादी 1 साल के भीतर करनी जरूरी थी, क्योंकि उस समय बेटी को घर पर रखकर कन्यादान करना मुश्किल माना जाता था। गांव के लोग सुखीराम को समझाते कि लड़का ढूंढते रहो, लेकिन उनके मन मुताबिक कोई लड़का नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्हें नौलखा नाम के गांव के किसान राम के बेटे मनोहर लाल का रिश्ता मिला, जो 12 साल का था और कक्षा 5वीं में पढ़ता था। जब सुखीराम ने मनोहर लाल के लिए रिश्ता मांगा, तो मनोहर लाल के पिता केशुराम ने दहेज में एक चौका, फूल का बर्तन, पीतल का बर्तन, एक जोड़ी बैल, एक गाय, एक बनिहार और एक पलंग कुर्सी की मांग रखी। इसके अलावा दहेज में 10 सोने की अशर्फिया और पाजेब भी देनी थी। सुखीराम ने सब कुछ मान लिया, पर उनके पास इतना पैसा कहां से आता, ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। गांव के लोगों ने सुखीराम को सुझाव दिया कि वे अपनी जमीन जमींदार श्यामा प्रसाद के पास गिरवी रख दे और दहेज के लिए पैसे का इंतजाम कर लें। बेटी की शादी हो जाएगी और धीरे धीरे कर्जा चुका देंगे। मजबूरी में सुखीराम ने श्यामा प्रसाद के पास जाकर कहा, मालिक, हमारा खेत गिरवी रख लीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम बेटी का ब्याह कर सके। धीरे धीरे कर्जा चुका देंगे। श्यामा प्रसाद ने कहा, देखो सुखीराम, हम खेत गिरवी नहीं लेते। अगर तुम जमीन बेचोगे तो मैं खरीद लूंगा। मजबूरी में सुखीराम ने 4000 रुपए में अपनी 1 बीघा जमीन जमींदार साहब को बेच दी। सुखीराम ने दुर्गा की शादी में जितना भी सामान तय हुआ था, जैसे बैल, गाय, बर्तन, सोने की अशर्फिया वगैरह, सब दहेज में दे दिया। दूल्हा पालकी में आया और बारात बैलगाड़ियों से पहुंची। शादी का इंतजाम बहुत अच्छे से हुआ। जब शादी के बाद विदाई हुई तो दुर्गा को डोली में ससुराल भेजा गया, लेकिन वो अभी सिर्फ 10 साल की बच्ची थी। बारात सुबह से चली और शाम को ससुराल पहुंची। अगले दिन सुबह दुर्गा को पूजा के मंडप में बैठाया गया। मनोहर लाल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, पहले पूजा हो जाने दो, फिर खा लेना। लेकिन अगर ज्यादा भूख लगी है तो थोड़ा फल और मिठाई खा सकते हो। जैसे ही मनोहर की माँ ने उसे खाने की थाल दी, दुर्गा भी बोल पड़ी, माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दे दो। लेकिन उसकी दाई बनिहारिन ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटी, ये तेरा ससुराल है, पहले पूजा कर, फिर जो तुझे देंगे वो खा लेना। दुर्गा रोने लगी और बोली, मेरी माँ तो मुझे सुबह ही खाना खिला देती थी। ये मेरा घर नहीं है, मनोहर का घर है, इसलिए मुझे यहाँ खाना नहीं मिलता। मनोहर की दादी जो आंगन में बैठी थी, ये सब सुन रही थी। वो आई
और दुर्गा को समझाने लगी, मैं भी तेरी दादी हूँ, जो तुझे अच्छा लगेगा वो ला कर दूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, पूजा खत्म होते ही तुझे खाना खिलाऊंगी। पूजा करते करते मनोहर लाल माँ की गोद में ही सो गया और दुर्गा भी अपनी दाएं की गोद में सो गई। दोनों को जाकर बिछावन पर सुला दिया गया। जागने के बाद दुर्गा ने फिर रोना शुरू कर दिया और कहा, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ खेल नहीं पाऊंगी। मनोहर की दादी आई और बोली, दुर्गा बेटी, तू दूध भात खाएगी? दुर्गा ने जवाब दिया, मुझे भूख लगी है। दादी ने एक कटोरी में दूध भात लाकर उसे खिला दिया। फिर दुर्गा ने दादी से कहा, दादी, मुझे धोती में क्यों लपेट दिया? मैं गिर जाऊंगी, मुझे फ्रॉक दे दो। दादी ने उसे फ्रॉक पहनाई। ये देखकर मनोहर की माँ अपनी सास से बोली, माँ जी, आप अभी से इसे सिर पर चढ़ा रही हैं, बाद में इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मनोहर की दादी ने कहा, बहू, जब तू भी आई थी तब तू भी बच्ची थी, आज तू घर संभाल रही है ना, ये भी बच्ची है, इसे समझ नहीं है कि शादी क्या होती है, ससुराल क्या होता है, पति कौन होता है। मनोहर की माँ बोली, ठीक है माँ, आप ही इसे देखना। फिर दादी रोज दुर्गा को फ्रॉक पहनाती और उसके बालों में रिबन से छोटी बांधती। वो जो भी खाती दादी उसे खिलाती। दादी का सारा वक्त अब दुर्गा के साथ गोटी खेलने और कहानियां सुनाने में गुजरने लगा। ससुराल आने के बाद दुर्गा की पढ़ाई छूट गई थी, जबकि मनोहर पढ़ने जाता था। दोनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। दादी दोनों की सुलह कराती और कहती, मनोहर बेटा, ये तेरी बहुरिया है। मनोहर कहता, नहीं दादी, बापू इसे न जाने कहां से उठा लाए हैं, अब ये मेरे घर में रहती है। और दुर्गा कहती, इसी ने मेरी माँ और बापू को मुझसे छीन लिया, अब मेरा कोई नहीं है। इसी बीच दुर्गा की बहन केतकी भी 9 साल की हो गई थी। सुखीराम के सिर पर एक और चिंता बढ़ गई थी। हालांकि उन्हें इस बात का संतोष था कि अगर खेत बेच देंगे तो केतकी का ब्याह भी कर देंगे। केतकी के लिए सुखीराम ने एक दूर के गांव झंझट में लड़का देखा। राधेश्याम का बेटा सोहन उन्हें पसंद आ गया और रिश्ता तय हो गया। राधेश्याम के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बड़ा लड़का सोहन 9 साल का था, दूसरा लड़का रोहन 7 साल का और बेटी गंगा छोटी थी। राधेश्याम की पत्नी थोड़ी लालची थी, जो अपने बच्चों को तो प्यार करती थी, लेकिन दूसरों के लिए उसका मन अच्छा नहीं था। राधेश्याम ने केतकी से शादी इसलिए की क्योंकि सुखीराम की जमीन पर उसकी नजर थी। राधेश्याम को शादी में 5 गाय, 1 चौका, बर्तन, पलंग और 1 बीघा जमीन भी मिलनी थी। सुखीराम ने केतकी की शादी में 1 बीघा जमीन राधेश्याम को दे दी और 1 बीघा जमीन श्यामा प्रसाद को बेच दी ताकि बाकी खर्चे पूरे हो सके। श्यामा प्रसाद को किसी ने बताया कि सुखीराम ने अपनी दूसरी बेटी के ससुराल वालों को 1 बीघा जमीन दी है। ये बात श्यामा प्रसाद को नागवार गुजरी, क्योंकि उनकी अपनी नजर भी उसी जमीन पर थी। उन्होंने तहसीलदार को राधेश्याम के पास भेजा और उसे बुलवाया। श्यामा प्रसाद ने राधेश्याम से कहा, भाई राधेश्याम, आप हमारे इलाके में आए हो, लेकिन यहाँ रहकर खेती करना आपके लिए मुश्किल होगा। बेहतर यही होगा कि आप जमीन मुझे दे दें और बदले में जो भी रकम तय हो उसे ले लें। आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। राधेश्याम ने सोचा और श्यामा प्रसाद की बात मान ली। इस तरह सुखीराम की 2 बीघा जमीन श्यामा प्रसाद के नाम हो गई। 1 बीघा जमीन पहले ही बेच चुके थे। इसी दौरान केतकी की शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। दुर्गा, जो पहले से अपने ससुराल में थी, को भी केतकी की शादी के समय विदाई कराकर वापस घर लाया गया था। घर पहुंचने पर दुर्गा की माँ और दादी ने उससे पूछा, बेटी, ससुराल में सब कैसे हैं? दुर्गा ने जवाब दिया, माँ दादी, सब ठीक है। वो लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मनोहर की माँ मुझे डांटती है और फिर खाना देती है। जब मैं रोती हूँ तो दादी मुझे खाना खिलाती है। दुर्गा की दादी ने सुखीराम से कहा, सुखीराम, शादी के तुरंत बाद दुर्गा को विदा मत करना, उसे 2 साल तक अपने पास रखो, जब वो बड़ी हो जाएगी तब भेज देना। सुखीराम ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं ऐसा ही करूंगा। दुर्गा भी माँ से पूछने लगी, माँ, क्या तुम केतकी को भी दूसरे घर भेज रही हो? उसकी माँ ने समझाया, बेटी, केतकी का ब्याह हो रहा है। दुर्गा बोली, लेकिन माँ, केतकी तो मुझसे भी छोटी है। माँ ने कहा, बेटी, उसके घर में भी तो कोई दादी नहीं है, फिर उसे खाना कौन देगा? केतकी की शादी का दिन आ गया।
राधेश्याम बारात लेकर आ गए। शादी का इंतजाम शानदार था। खान पान और सजावट बेहद सुंदर और करीने से की गई थी। सुखीराम ने जितना भी सामान तय किया था वो सब दिया गया। केतकी को डोली में बिठाकर उसकी दाई बनिहारिन के साथ विदा किया गया। जब केतकी ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने गृह प्रवेश की रस्म निभाई। पूजा के मंडप में जब केतकी बैठी तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसकी सास ने ताने मारते हुए कहा, सुखीराम ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। इस पर बनिहारिन बोली, मालकिन, ये अभी बच्ची है। 2 साल बाद जब आप अपनी बेटी का ब्याह करेंगी तब आप देखिएगा, क्या आप अपनी बेटी को सिखा पाएंगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। बनिहारिन की बात सुनकर केतकी की सास चुप हो गई। केतकी की ननद गंगा उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। जब भी केतकी को भूख लगती वो गंगा से कहती। गंगा अपनी थाली में से केतकी के लिए भी खाना निकालती और दोनों छिपकर साथ में खा लेती। सोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उसे इतना पता था कि बापू के साथ एक लड़की आई है। केतकी की सास अक्सर उससे कहती, तो काम क्यों नहीं करती। केतकी जवाब देती, मुझे काम करना नहीं आता। उसकी सास का सारा काम केतकी की बनिहारिन करती और उसे भी यही सिखाने को कहती। लेकिन बनिहारिन केतकी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए खुद ही उसका सारा काम कर देती थी। केतकी और गंगा बरामदे में खेलते रहते। सुखीराम जब केतकी को देखने आए तो उसकी सास पारो ने कहा, समधी जी, आप अपनी बेटी को घर ले जाइए। जब ये काम सीख लेगी और बड़ी हो जाएगी तभी हम उसे वापस बुलाएंगे। सुखीराम क्या करते, केतकी को भी घर वापस ले आए। अब उनका बेटा अभिमन्यु 2 साल का हो चुका था। वो भी अपनी टूटी फूटी भाषा में दुर्गा और केतकी को बोलने लगा था। सुनीता और मानसी अब स्कूल जाने लगी थी। मानसी अक्सर अपने बापू से कहती, बापू, मैं खूब पढ़ाई करूंगी, मुझे किसी के घर मत भेजना। सुखीराम उसे गोद में उठा लेते और हंसते हुए कहते, ठीक है बेटी। मानसी को हमेशा लगता कि जो भी दूसरे के घर जाते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता। समय बीतता गया और अब सुनीता भी 9 साल की हो चुकी थी। दुर्गा और केतकी उसे चिढ़ाते हुए कहती, देख लेना सुनीता, अब बापू तुझे भी दूसरे के घर भेज देंगे। सुनीता की चिंता सुखीराम को भी सताने लगी थी। अभिमन्यु भी अब बड़ा हो रहा था और सुखीराम के पास अब सिर्फ 7 बीघा जमीन बची थी। उनकी सारी आय का जरिया यही जमीन थी। एक दिन सुखीराम का सामना श्यामा प्रसाद से हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। सुखीराम परेशान दिख रहे थे तो श्यामा प्रसाद बोले, सुखीराम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सुखीराम बोले, हाँ भाई साहब, 2 बेटियों की शादी करनी है और अब सिर्फ 7 बीघा जमीन बची है। एक ही बेटा है, शादी के बाद उसके पास तो नाम मात्र की जमीन रह जाएगी। श्यामा प्रसाद ने उन्हें दिलासा दिया, घबराओ मत सुखीराम, हम सब तुम्हारे साथ हैं और वक्त सबका बदलता है, तुम्हारा भी समय बदलेगा। श्यामा प्रसाद अपनी जीप में आगे बढ़ गए और सुखीराम ने सुनीता की शादी के लिए एक लड़का देख रखा था। वो लड़का जिस गांव का था उसका नाम बिहार उमा था, जो कुर्सी गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां एक मास्टर जी रहते थे जिनका नाम हरिनारायण था। उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा कान्हा था, जो एक नटखट बच्चा था। मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते थे और भले ही वे बहुत धनी न थे मगर गरीब भी नहीं थे। सांवला सा कान्हा बहुत ही होशियार बच्चा था। उसकी चंचलता सबका मन मोह लेती थी। हरिनारायण को अपने बेटे से बहुत लगाव था और शादी के कई रिश्ते आने के बावजूद वे हर बार मना कर देते थे। जब सुखीराम मास्टर जी के घर पहुंचे तो मास्टर जी ने पूछा, भाई साहब, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। सुखीराम बोले, मास्टर जी, मैं हरपुर गांव का किसान हूँ। मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। अब सुनीता की शादी के लिए आपके बेटे कान्हा का हाथ मांगने आया हूँ। मास्टर जी ने कहा, भाई साहब, पहले तो आप जलपान कीजिए, फिर शादी की बात करेंगे। शादी तो मैं करूंगा मगर मेरा लड़का थोड़ा शरारती है। अगर आपको ये मंजूर हो तो बताइए। सुखीराम को लगा कि ये रिश्ता उनकी सुनीता के लिए उपयुक्त होगा और उन्होंने वहीं शादी तय कर दी। शादी के दिन सुखीराम ने सुनीता को वही सब सामान दिया जो उन्होंने अपनी दूसरी बेटियों को दिया था, ताकि सुनीता के मन में कभी यह न आए कि उसके पिता ने दोनों बहनों से ज्यादा उसे प्यार नहीं किया। उन्होंने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी का खर्च भी उन्हें उठाना पड़ा और इसके लिए
उन्हें फिर 1 बीघा जमीन बेचनी पड़ी, जो श्यामा प्रसाद के पास चली गई। श्यामा प्रसाद ने सुखीराम से कहा, तुम्हें पैसा तो मिल ही जाएगा और जमीन भी मुझे ही मिलेगी। सुखीराम बोले, भाई साहब, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पिताजी बूढ़े हैं, बेटा अभी छोटा है और मैं बाहर कमाने नहीं जा सकता। श्यामा प्रसाद ने सुझाव दिया, सुखीराम, इस साल मैं अपने बड़े बेटे राम की शादी कर रहा हूं। अगर तुम 2 साल बाद मेरी छोटी बेटी की शादी मेरे छोटे बेटे श्याम से करवा दो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा। इस तरह राम और सुनीता की शादी एक ही दिन में हो गई। राम की शादी बहुत धूमधाम से हुई। बारात में हाथी, घोड़े और गाड़ियों का जलवा था। श्यामा प्रसाद ने बड़े बेटे की शादी में दिल खोलकर खर्च किया था। दूसरी ओर सुनीता की शादी में भी सुखीराम ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के बाद कान्हा और सुनीता की विदाई की बारी आई। सुनीता को डोली में बिठाकर ससुराल भेज दिया गया। विदाई के समय सुनीता के साथ उसकी 3 बहनें और भाई अभिमन्यु भी रो रहे थे। मानसी ने अभिमन्यु से पूछा, तो क्यों रो रहा है? अभिमन्यु ने मासूमियत से कहा, दीदी, तुम सब लोग रो रहे हो, इसलिए मैं भी रो रहा हूं। सुनीता की विदाई के बाद सुखीराम ने चैन की सांस ली कि अब तक दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। उन्होंने तय किया कि जब तक उनकी सबसे छोटी बेटी बड़ी नहीं हो जाती तब तक दोनों बच्चे पढ़ाई करेंगे। मानसी और अभिमन्यु दोनों पढ़ाई में तेज थे। खासकर मानसी के रूप रंग ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन चयन के ये दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। दुर्गा के ससुराल से बुलावा आया। अब वह 16 साल की हो चुकी थी। दुर्गा की माँ और दादी ने उसे ससुराल के रीति रिवाज सिखाए और 1 महीने बाद दुर्गा की विदाई भी हो गई। इस बार दुर्गा के ससुराल पहुंचते ही उसने ससुराल के सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब उसका प्रतिदिन का काम बन गया था कि सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करे, फिर खाना बनाकर सबको खिलाए और बड़ों का कहना माने। इधर मानसी 6ठी कक्षा में प्रथम आई, जबकि अभिमन्यु केवल पास हुआ था। श्यामा प्रसाद का बेटा श्याम भी पढ़ाई में ठीक ठाक था, मगर उसकी शरारतें कुछ ज्यादा थीं। बड़े घर के लड़कों को जो लाड़ प्यार मिलता है उसमें थोड़ी बहुत शरारत तो हो ही जाती है। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन रास्ते में श्यामा प्रसाद और सुखीराम फिर मिले। श्यामा प्रसाद बोले, भाई साहब, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, शादी के बारे में आपका क्या विचार है? सुखीराम ने कहा, भाई साहब, शादी तो हम आपके यहाँ ही करेंगे, बस मानसी को हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेने दीजिए, उसके बाद हम शादी करेंगे। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। श्यामा प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी उस पल का इंतजार करूंगा। अब उनका बेटा श्याम कॉलेज में पहुंच चुका था, जबकि मानसी भी हाई स्कूल की परीक्षा के करीब आ गई थी। लालपुरा और हरपुर गांव के बीच ये पहला ऐसा विवाह था जो बालिक उम्र में हो रहा था। एक दिन शाम को जब सुखीराम श्यामा प्रसाद के घर पहुंचे तो वहां बैठक चल रही थी। श्यामा प्रसाद ने जब सुखीराम को देखा तो उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, कहिए, क्या बात है? बैठक में मौजूद लोगों को विदा करने के बाद सुखीराम ने अपनी बात शुरू की, भाई साहब, अब समय आ गया है, बच्चों की उम्र भी हो गई है, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। इसके बाद वे कॉलेज भी जाएंगे। यदि आपकी कोई खास इच्छा हो तो हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। श्यामा प्रसाद ने सुखीराम की ओर देखकर कहा, भाई साहब, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी थी जो तुमने पूरी कर दी। मुझे और क्या चाहिए? इस शादी में सारा खर्चा मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 कपड़ों में बेटी की विदाई कर दीजिएगा। सुखीराम ने श्यामा प्रसाद की बात मान ली, पर उनकी छोटी और प्यारी बेटी मानसी की विदाई खाली हाथ कैसे हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने 5,000 रुपये उधार लिए थे ताकि मानसी को विदा करते समय कोई कमी न रह जाए। दुकानदार ने कहा था कि अगर 1 साल में कर्जा नहीं चुकाया तो सुखीराम की 1 बीघा जमीन ले लेगा। सुखीराम ने इस पर हामी भर दी थी। मानसी की शादी का दिन आ गया था। सुखीराम ने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को भी बुलवा लिया था और पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया था। मानसी को चौके के बर्तन के साथ 10 असरफी, पायल, करधनी, हार और झुमके दिए। दामाद शाम को कपड़े, घड़ी, अंगूठी और चैन दी।
जमाई के अलावा उसके माता पिता और परिवार वालों को भी कपड़े दिए। श्यामा प्रसाद ने बारात लेकर बड़े धूमधाम से सुखीराम के दरवाजे पर कदम रखा। सुखीराम ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर बारात का स्वागत किया। श्यामा प्रसाद ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। 5-6 गांवों को भोजन कराया गया। सब लोग बहुत खुश थे। इस विवाह में गरीबी और अमीरी का कोई फर्क नजर नहीं आया, बल्कि श्यामा प्रसाद ने एक साधारण घर की लड़की को राजकुमारी बना दिया था। अगले दिन मानसी की विदाई धूमधाम से हुई। सुखीराम ने अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। ससुराल पहुंचने पर मानसी का दिल खोलकर स्वागत हुआ। हालांकि कुछ लोग आलोचना करने से भी नहीं चूके, लेकिन मानसी इन बातों पर ध्यान न देकर अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश में लगी रही। उसकी जेठानी, जो एक जमींदार की बेटी थी, मानसी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और उसका पति श्याम भी उसका साथ देता था। लेकिन श्यामा प्रसाद और उनकी पत्नी मानसी को बहुत प्यार और इज्जत देते थे। मानसी की खुशियां तब दोगुनी हो गई जब उसकी परीक्षा का परिणाम आया। उसने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं दूसरी तरफ श्याम सिर्फ पास हो पाया था। इस नतीजे से श्याम के अहंकार को ठेस पहुंची और उसके दोस्तों ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे शराब पीने की लत लगा दी। जब श्यामा प्रसाद को यह बात पता चली तो उन्होंने मानसी का भी उसी कॉलेज में दाखिला करा दिया ताकि वह श्याम के साथ रह सके। मानसी पढ़ने में तेज थी, लेकिन दोस्तों और बाहरी दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं था। दोनों साथ कॉलेज जाते और आते थे, पर श्याम अपने दोस्तों की संगत में फंसता जा रहा था। मानसी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर श्याम उसकी बात नहीं मानता था। मानसी ने श्यामा प्रसाद को इस बारे में बताया, लेकिन अब श्याम उनके हाथ से बाहर निकल चुका था। श्यामा प्रसाद ने मानसी से कहा, बेटी, हमारे घर की इज्जत और औलाद दोनों को तुम सही रास्ते पर ला सकती हो। मानसी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आगे ईश्वर की मर्जी। मानसी ने दोस्त बनकर श्याम को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम की बुरी आदतें इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे बदलना आसान नहीं था। मानसी उसके साथ हर जगह जाती, उस पर नजर रखती, फिर भी श्याम छिपकर शराब पी लेता था। यह देखकर श्यामा प्रसाद काफी चिंतित हो गए थे। कॉलेज में भी मानसी अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि श्याम फेल हो गया था। परिवार के कुछ लोग कहने लगे कि बहू को ज्यादा पढ़ाना सही नहीं है, कौन सा उसे नौकरी करनी है, घर संभालना है और खाना बनाना ही तो उसका काम है। एक दिन मानसी ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। श्यामा प्रसाद बोले, हाँ बेटा, कहो। मानसी ने कहा, पिताजी, मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राह पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। श्यामा प्रसाद ने पूछा, बेटा, इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, फिर तुमने शिक्षक बनने का रास्ता क्यों चुना? मानसी ने कहा, पिताजी, मैं शिक्षिका बनकर कई बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ। जब तक मैं इस सेवा में रहूंगी तब तक समाज और देश के लिए कुछ कर सकूंगी। श्यामा प्रसाद ने बेटी से कहा, बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी, आगे बढ़ो। अब मानसी ने बीएड में दाखिला ले लिया था और वह रोजाना क्लासेस में जाने लगी। कॉलेज जाते समय श्यामा प्रसाद को अक्सर श्याम दिख जाता और वह उसे टोकते हुए कहते, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी की मेहनत और लगन को देखो, वो तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है और तुम यहाँ मटर गश्ती और शराब में समय बर्बाद कर रहे हो। पिताजी की ये बातें श्याम को चिढ़ा देती। वह सोचता, अगर पढ़ भी लिया और नौकरी भी कर ली तो कब तक करूंगा, दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकता। वह इन बातों को नजरअंदाज कर देता और सो जाता। इस बीच मानसी ने अपनी बीएड की परीक्षा पास कर ली और उसे हैदराबाद में नौकरी मिल गई। नौकरी की वजह से उसे हैदराबाद जाना जरूरी था। शाम को यह ख्याल आने लगा कि मानसी के नौकरी पर जाने के बाद वह आराम से सो पाएगा, क्योंकि उसे कोई टोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों की संगत में शाम पहले से ज्यादा डूब चुका था और उसका समय उन्हीं के साथ गुजरने लगा। जब मानसी हैदराबाद चली गई तो कुछ दिनों बाद श्यामा प्रसाद ने शाम से कहा, बेटा, तुम्हें भी हैदराबाद जाना चाहिए। अगर वह अकेली रहेगी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। वहां तेरे लिए एक दुकान का इंतजाम कर दिया है, जाओ और दुकान संभालो। शाम शुरुआत में तैयार नहीं था, लेकिन पिताजी की बात टाल नहीं सका और हैदराबाद चला गया।
वहां जाकर वह हार्डवेयर की दुकान पर बैठने लगा, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। मानसी रोज सुबह नाश्ता बनाकर 2 टिफिन पैक करती, एक अपने लिए और दूसरा शाम के लिए। दोस्तों का साथ छूटने से शाम की शराब पीने की आदत थोड़ी कम हो गई थी। अब वह थोड़ी देर दुकान पर बैठता और फिर उसे सेल्समैन के हवाले कर घर आ जाता। मानसी की समझाइश उसे अब बुरी नहीं लगती थी, बस वह चुपचाप सुन लेता, लेकिन कुछ कहता या करता नहीं था। पहले से वह थोड़ा बदल गया था। मानसी ने भी अपना प्रयास जारी रखा ताकि शाम की आदतों में सुधार आ सके। मानसी ने शाम के सुधार के लिए सब तरीके आजमाए, समझाना, सजा देना और प्रेरित करना। धीरे धीरे शाम को भी समझ आने लगा कि पिताजी ने दुकान इसलिए खुलवाई है ताकि वह भी जिम्मेदारी समझे और कामकाजी बने। जब शाम ने नियमित रूप से दुकान पर बैठना शुरू किया तो आमदनी भी बढ़ने लगी। मानसी के मन में भी कुछ खुशी लौट आई। उसने अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखी और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। प्यार की ताकत ने शाम जैसे बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना दिया। अब शाम भी मानसी के प्रति प्रेम से भर गया था। पहले जो उसे मानसी से नफरत होती थी, अब वह उसके प्यार में डूब चुका था। शाम ने शराब छोड़ दी और दुकान संभालने के साथ साथ घर के कामों में भी मानसी का हाथ बटाने लगा। उधर मानसी समाज सुधार के कार्यों में जुट गई थी। वह महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने लगी। बाल विवाह के खिलाफ उसने जनसभाएं की और लोगों को समझाया कि कम उम्र में शादी से लड़कियों को मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उन्हें न अपने परिवार का प्यार मिलता है और न ही इज्जत। मानसी के विचारों से लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे बाल विवाह की प्रथा कम होने लगी। इसी बीच मानसी अपनी बहन केतकी की बेटी के जन्मदिन पर अपने गांव आई। वह अपने पिता सुखीराम से मिली। जब सुखीराम को पता चला कि उनकी बेटी अब शिक्षिका होने के साथ साथ समाज सुधारक भी बन गई है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी थी, लेकिन मानसी उन सभी में से सबसे खुशहाल थी। मानसी ने अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहा, पिताजी, हमारे घर जो लक्ष्मी आई है उसे भी हम खूब पढ़ाएंगे और उसके बाद ही उसकी शादी करेंगे। हम बाल विवाह नहीं करेंगे। श्यामा प्रसाद ने मानसी का समर्थन किया। धीरे धीरे लोगों ने भी मानसी के विचारों को मानना शुरू कर दिया और बाल विवाह की प्रथा कम होने लगी। मानसी ने अपने जीवन में जो दुख झेला था, उसे उसने अपनी सूझबूझ और मेहनत से दूर किया। अब वह समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने पर जोर देने लगी। उसने अपनी बहनों के जीवन के उदाहरण देकर लोगों को जागरूक किया कि कैसे नारी शिक्षा जरूरी है। उस समय लड़कियों की शिक्षा केवल उन्हीं घरों तक सीमित थी जो संपन्न थे, लेकिन मानसी के प्रयासों से लोग नारी शिक्षा के समर्थक बनने लगे। इधर मानसी की बहन केतकी की सास पारुल लालची थी। वह केतकी को एक बच्ची नहीं मानती थी, बल्कि उसे एक जिम्मेदार बहू की तरह देखती थी। घर का सारा काम केतकी से करवाती और बाकी सबको खाना खिलाकर खुद बाद में खाती। केतकी को जल्दी भूख लग जाती थी और उसकी छोटी बहन गंगा माँ से छिपकर उसे खाना खिलाती थी। गंगा खाना निकाल रही थी, तभी माँ ने पूछा, गंगा, ये खाना किसके लिए निकाल रही है? गंगा ने सीधे कहा, भाभी के लिए, उन्हें भूख लगी है। ये सुनकर माँ ने गंगा की पिटाई कर दी और खरी खोटी सुना दी। उस दिन के बाद केतकी ने खाना निकालना ही छोड़ दिया। जब सब खा लेते तब बचा कुचा खा लेती और कभी कभी भूखी ही रह जाती। केतकी ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी, बस 3री कक्षा तक ही पढ़ी थी और फिर उसकी शादी कर दी गई थी। धीरे धीरे समय बीता और अब ससुराल में सबको पता चल गया कि केतकी सोहन की पत्नी है। सोहन को भी अब उसकी हालत पर दया आने लगी। केतकी के पिता ने शादी में एक पनिहारिन दी थी जो अब टूट चुकी थी। सोहन कभी कभी छुपकर केतकी को कुछ खिला देता, लेकिन वह खुद भी कुछ कमाता नहीं था। जो सामान पिताजी घर लाते उसमें से ही कुछ केतकी को मिल पाता था। एक दिन सोहन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं कमाना चाहता हूँ। पिताजी बोले, ठीक है, लेकिन तू क्या करेगा? ढंग का काम तुझे नहीं मिलेगा, तुझे तो बस मजदूरी ही करनी पड़ेगी। सोहन ने यह मान लिया और मजदूर बन गया, लेकिन जो भी कमाकर लाता उसकी सास पारो छीन लेती। सोहन चाहकर भी केतकी के लिए कुछ नहीं कर पाता था। केतकी का पहनावा भी बहुत साधारण था। जबकि पारो अच्छे कपड़े और गहने पहनती थी,
पान खाती थी। गंगा की शादी एक खाते पीते परिवार में हो गई थी। एक दिन केतकी को जलेबी खाने की इच्छा हुई जो उसे बचपन में पिताजी खिलाते थे। वह अपने आंगन में बैठकर रो रही थी। उसी समय सोहन घर आया और उसने पूछा, क्या हुआ केतकी? केतकी ने कहा, मुझे जलेबी खाने का मन है। अगले दिन सोहन ने 4 आने की जलेबी ली और घर लेकर आया। पारो ने जब सोहन से पैसे मांगे तो उसमें 4 आने कम थे। पारो ने पूछा, 4 आने कहाँ गए? सोहन ने बहाना बना दिया कि मालिक ने कम पैसे दिए। पारो चुप हो गई, लेकिन जब उसने केतकी को जलेबी खाते देखा तो उसने सोहन को डांटा और केतकी की पिटाई कर दी। पारो अब केतकी पर सख्त नजर रखने लगी, सोहन का भी पीछा करने लगी। इसी बीच केतकी एक बच्चे की मां बन गई और सोहन मजदूरी करते हुए टाइफाइड का शिकार हो गया। कम उम्र में शादी, मेहनत और घर की अशांति उसे कमजोर बना गई थी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और जो भी दवाई मिलती उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। 1 महीने से ज्यादा बीमार रहने के बाद एक रात सोहन केतकी और बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। सोहन की मौत का सारा दोष केतकी पर मढ़ दिया गया। उसकी सास ने उसे डायन कहकर ताने दिए, जिसने उसके बेटे को खा लिया। सुखीराम, जो अपनी बेटी केतकी और नाती माधव को देखकर दुखी थे, ने राधेश्याम और पारो से कहा, बेटी बहुत दुखी है, मैं उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। राधेश्याम के बोलने से पहले ही पारो ने कहा, थोड़े दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही ले जाइए। बेचारे सुखीराम ने केतकी और माधव को अपने घर ले आया। केतकी की मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। वह हमेशा रोती रहती और उसकी माँ उसे दिलासा देती। अभिमन्यु अब 10 साल का हो चुका था। एक दिन मानसी ने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी, दीदी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कोई काम नहीं मिल सकता। उसे सिलाई सिखा दीजिए, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो जाएगी और उसका मन भी लगा रहेगा। सुखीराम ने केतकी से पूछा, बेटी सिलाई सीखेगी? भविष्य को देखते हुए केतकी ने हामी भर दी। सुखीराम ने उसे जमुना चाची के पास सिलाई सीखने के लिए भेज दिया। गिरजा देवी नाती माधव की देखभाल करने लगी। बाल विवाह की पीड़ा सुखीराम और केतकी दोनों ही झेल रहे थे। सिलाई सीखने के बाद केतकी पिता के घर में ही कपड़े सिलने लगी, लेकिन उससे उतना पैसा नहीं मिल पाता था जिससे गुजारा हो सके। केतकी अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसके मन में एक ही चेहरा आता और वो चेहरा था मानसी का। उसने पिताजी से कहकर मानसी को पत्र लिखवाया, जिसमें उसने कहा कि वो एक बार आकर उससे मिल जाए। दीदी के आग्रह पर मानसी इनकार नहीं कर सकी। वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आ गई। उसने अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहा, पिताजी, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। शादी के इतने साल बाद मैंने घर जाने की बात कभी नहीं की थी। श्यामा प्रसाद ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और मानसी अपने मायके के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचने के बाद मानसी अपनी माँ और पिताजी से मिली। दोनों बहनों ने गले मिलकर जी भर के रोया। माँ ने खाना बनाया और मानसी और केतकी ने साथ बैठकर खाया। कई दिनों के बाद सुखीराम ने बेटियों के लिए जलेबी लेकर आए थे। मानसी ने प्यार से जलेबी खाई, पर केतकी ने हाथ में लेकर वापस रख दी। उसे सोहन की याद आ गई और वह रोने लगी। मानसी ने पूछा, दीदी, तुम्हें तो जलेबी बहुत पसंद है, फिर तुमने इसे क्यों नहीं खाया? केतकी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मानसी भी दुखी हो गई। केतकी बोली, मानसी, मैंने तुम्हें इसी वजह से बुलाया है। मानसी ने कहा, क्यों दीदी? केतकी ने उत्तर दिया, मानसी, मैं पिताजी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने सिलाई तो सीख ली है, पर गांव में रहकर माधव की पढ़ाई और घर का खर्चा उठाना संभव नहीं है। पिताजी भी अब बूढ़े हो गए हैं और भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, ससुराल वालों ने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। तुम ही अब कोई ऐसा रास्ता निकाल दो जिससे मैं सुकून से जी सकूं। अगले दिन मानसी ड्राइवर के साथ शहर गई। वहां उसने 5 रुपए महीने का किराए पर एक मकान तय किया, घर का राशन और एक सिलाई मशीन खरीदी और मकान के बगल में एक छोटी सी दुकान भी खोल दी। सब कुछ ठीक करने के बाद मानसी घर वापस आई और अभिमन्यु, जो 10वीं की परीक्षा दे चुका था और अब उसे भी बाहर जाना था, से बात की। मानसी ने पिताजी से कहा, पिताजी,
मैंने शहर में एक किराए का घर लिया है, उसमें दीदी, अभिमन्यु और माधव रहेंगे। दीदी दुकान में सिलाई का काम करेगी और अभिमन्यु और माधव पढ़ाई करेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वे लोग खुद अपना खर्चा चलाने लगेंगे। जब तक यह नहीं हो जाता मैं उन्हें मनी ऑर्डर से पैसे भेज दिया करूंगी। यह बात हमारे और दीदी के बीच रहेगी। दूसरे दिन मानसी ने माँ से बात करके दीदी, केतकी, अभिमन्यु और माधव को गाड़ी में बिठाकर उनके नए घर में छोड़ा। सिलाई मशीन देखकर केतकी की आंखों में आंसू आ गए। अब तक वह हाथ से ही कपड़ों की सिलाई करती थी। रोते हुए उसने मानसी से कहा, बहन, तूने मेरे सारे दुख समझ लिए। मानसी की छुट्टी खत्म होने में अब 2 दिन बचे थे। सुखीराम ने मानसी के ससुराल वालों के लिए कपड़े, मिठाई और फल भेजे और उसे वहां पहुंचाया। सुखीराम बीच बीच में शहर जाकर बच्चों को देख आया करते थे और घर से चावल, दाल, आटा भेजते रहते थे। मानसी की मदद से केतकी की दुकान अच्छी चलने लगी। अभिमन्यु 10वीं में अव्वल आया और अब सुखीराम बाल विवाह के धोखे से सीखकर अभिमन्यु की शादी उसकी पढ़ाई पूरी होने और काम धंधा लग जाने के बाद ही करने का निर्णय कर चुके थे। केतकी दुकान में सिलाई के साथ साथ कुछ सामान भी बेचने लगी। माँ के घर रहने के बाद उसने पर्दा प्रथा छोड़ दी थी। कई साल बीत गए और केतकी अब इतनी कमा रही थी कि उसे मानसी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। उसने पिताजी से पत्र लिखवाया कि मानसी को संदेश भेजे कि अब वह पैसा न भेजे, क्योंकि वह अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। मानसी ने भी पैसे भेजने बंद कर दिए। केतकी अपने और माधव के खर्चे खुद उठाने लगी। सुखीराम को खुशी हुई कि उनकी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। इधर जब पारो को पता चला कि केतकी की दुकान है तो उसके मन में लालच आ गया। वह सुखीराम के पास आकर बोली, भाई साहब, मैं अपनी बहू और पोते को ले जाना चाहती हूँ। सुखीराम ने कहा, यह निर्णय तो केतकी का होगा, वह जाना चाहेगी तो जा सकती है, मैं विदाई कर दूंगा। पारो केतकी के पास आकर बोली, बेटी घर चलो। पारो की बात सुनकर केतकी के सारे दुख उसके सामने आ गए। उसने कहा, माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिलाई से अपना और माधव का खर्चा निकाल लेती हूँ। आप आएंगी तो आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला है, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। आपने मुझे पिताजी के साथ हमेशा के लिए भेज दिया था, अब यही मेरा घर है। पारो निराश होकर वापस गांव लौट गई। केतकी का किराए का घर अब उसका अपना घर बन गया था। उस इलाके में उसकी दुकान भी पहचान बना चुकी थी। अभिमन्यु पढ़ाई के बाद नौकरी में लग गया और सुखीराम ने एक पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी तय कर दी। सुखीराम ने अपने बेटे की शादी में सभी बेटियों को बुलाया और विधि पूर्वक विवाह संपन्न किया। सभी बहनें केतकी को देखकर खुश हुई और सभी बेटियों को सुखीराम ने सम्मान के साथ विदा किया। मानसी ने गरीब और लाचार महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार नामक संस्था खोली, जो महिलाओं को जीविका के साधन उपलब्ध कराती थी। बाल विवाह की प्रथा बंद हो गई, लेकिन आज भी आदिवासी समाज की कुछ जनजातियां हैं जहां यह प्रथा अब भी चलती है, पर वह समाज और देश से छुपकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, पर उसके संस्कार बड़े ऊंचे थे और वह पूजा पाठ में खूब मन लगाता था। ब्राह्मण की पत्नी भी बड़ी सीधी सादी थी, हमेशा माता रानी की पूजा करती और उनकी परम भक्त थी। यह ब्राह्मण संपन्न परिवारों में शादी विवाह करवाता, गांव में किसी की मृत्यु हो जाती तो अंतिम संस्कार कराता, बच्चों का नामकरण संस्कार भी करता। यही उसकी जीविका का इकलौता सहारा था। इसमें उसे जो भी मिलता उसी में वह अपने परिवार का गुजारा करता था। पर गांव छोटा था और उसे रोज रोज काम नहीं मिलता था, क्योंकि भला एक छोटे से गांव में कितनी शादियां होंगी। रोज तो ऐसा होता नहीं था, इसलिए बेचारा मुट्ठी भर पैसों में ही अपनी पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरता था, क्योंकि 4 बच्चों का पेट भरना इतनी कम कमाई में आसान नहीं था। फिर भी ब्राह्मण खुश था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में पैसे बिल्कुल नहीं रहे, खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा और उस पर अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरा नहीं जा रहा था। कोई काम भी नहीं मिल रहा था। कई दिन से जब वह खाने का सामान नहीं जुटा पाया तो ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ।
उसे अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भूखा रहना देखा नहीं जा रहा था। वह माता रानी से प्रार्थना करने लगा कि हे माता, मेरे ऊपर दया करो, मेरे परिवार ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। और वह माता रानी से फूट फूट कर रोने लगा, प्रार्थना कर रहा था और फूट फूट कर रोने लगा। ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह वन में जाएगा और माता रानी को प्रसन्न करेगा। तब ब्राह्मण वन में गया और वहां जाकर वह जोर जोर से रोने लगा। संयोग से उसी समय महादेव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण फूट फूट कर रो रहा था, कह रहा था कि हे माँ, कृपा करो, मेरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता है, उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता करो। ब्राह्मण जब रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे नाथ, देखिए, मेरा एक भक्त जो इतना दुखी है वह रो रहा है, चलिए उसका दुख दूर करते हैं। चलिए कैलाशपति, कृपया करके उस ब्राह्मण को उसके दुख से मुक्ति दिलाओ। अब महादेव पार्वती ने एक बूढ़े स्त्री और पुरुष का वेश बनाया और ब्राह्मण के पास आ गए और उसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, तू इस जंगल में क्यों रो रहा है? तब ब्राह्मण ने अपनी सारी आपबीती भगवान शिव और माता पार्वती को बता दी, जो बूढ़ा बूढ़ी के वेश में आए थे। तब माता रानी के कहने से भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को एक हांडी दी और कहा कि यह एक जादुई हांडी है, इसमें से जब तुम इसे उल्टा करके हिलाओगे, जो चावल की खीर बनती है वह इसमें से झरने लगेगी। और हाँ, इसे तुम जब भी हिलाओगे तो तुम्हारा परिवार इससे अपना पेट भर सकता है और इससे तुम कोई व्यापार भी कर सकते हो। भगवान शिव ने तुरंत ही ये हांडी जब उसके सामने रखी, ब्राह्मण हांडी को लेकर बहुत खुश हुआ और उसे लेकर वह बहुत ही खुश होता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे भूख तो लगी ही रही थी और जब उसे यह पता चला कि हांडी से स्वादिष्ट खीर निकलेगी तो उसने सोचा कि एक बार इसको आजमा कर देखता हूँ। तब रास्ते में, क्योंकि वह नहाया धोया नहीं था, न इसने पूजा पाठ किया था, लेकिन उसने हांडी को हिलाकर देखा तो उसमें से मीठी मीठी खीर झरने लगी। तो उस ब्राह्मण ने उन खीरों को अपने गमछे में बांध लिया और चल दिया। अब वह मीठी खीरों की सुगंध और ब्राह्मण को जो भूख थी उसे अधमरा किए जा रही थी और चलता चलता सोचने लगा कि घर जाने में तो समय लगेगा, इसीलिए वह एक सराय में रुक गया और सराय वाले से कहने लगा कि भैया, जरा मेरी हांडी को संभाल के रखना, क्योंकि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो सराय वाला, जो सराय का मालिक था, वह कहने लगा कि ठीक है, आप जाइए। वह अपनी हांडी और खीरों से भरी पोटली उसके पास रखकर नहाने के लिए चला गया और सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों हो रहा है। उसके पास कई तरह के ग्राहक आते हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह की हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश आज तक नहीं की। लेकिन ब्राह्मण तो जो जरूर कुछ बात है, उसको कुछ संदेह हुआ। अब सराय के मालिक को जो संदेह हुआ था, तो उसने उस हांडी को उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ था कि यह तो वैसे ही मूर्ख ब्राह्मण है जो मुझे इसके लिए बोल कर गया है। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया तो उसमें से बहुत सारी खीर, चावल की खीरें झरने लगी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जल्दी से बुलाया और पलक झपकते ही जो सराय में बर्तन रखे हुए थे सबको खीरों से भर लिया। अब तो सराय का जो मालिक था उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न वह जादुई हांडी उसकी हो जाए, और फिर उसने उस जादुई हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही एक साधारण सी हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म से नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गया। उसने अपने गमछे में से नरम नरम जो खीर निकाली और बड़े स्वाद से खाने लगा। उसके बाद सराय वाले से अपनी हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिया, क्योंकि वह बहुत खुश था कि यह तो जादुई हांडी है, माता रानी का वरदान है। तो जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ के वरदान के बारे में बताया कि कैसे उनको एक हांडी दी है। लेकिन घर वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उसे नहीं लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है। घर वाले सोचने लगे कि कई दिन से खाना नहीं खाया है इसने, इसलिए ब्राह्मण का दिमाग चल गया है। और जब हांडी लेकर ब्राह्मण ने उसको हिलाया, लेकिन उसमें से एक दाना भी नहीं निकला, तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई और वह ब्राह्मण को समझाने लगी
कहने लगी, हे नाथ, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने ऊपर संयम रखो। सदा दिन सबके एक से नहीं रहते हैं, हमारे भी नहीं रहेंगे। ये दुख के दिन है, हम इन्हें हंसते हंसते काट लेंगे। लेकिन आप ठीक रहो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वह समझे कि ब्राह्मण का दिमाग चल गया है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण जो है समझ गया कि जरूर सराय के मालिक ने उसके साथ चाल चल दी है। अब ब्राह्मण उड़ते पैर सराय पर पहुंचा और उसके मालिक से कहने लगा,